ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लोगों की फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका जो है पार्ट 30 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट globaliti.org के नाम से मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, नॉर्मली आपको ये अपने फोन में दिखाई नहीं देगा। कैसे होगा, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में से 3 डॉट बना होगा, वहां पे क्लिक कर लीजिएगा। सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आईटीआई कोर्स लिखा होगा, उस पर सेलेक्ट करना है। उसमें आपको दूसरे नंबर पे फिटर थ्योरी मिल जाएगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल जाएगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ। कई सारे लिंक अलग अलग दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन में तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी पीडीएफ की बात। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए, जो आपके एग्जाम पेपर में है ना, यह वाला क्वेश्चन में यह फिगर दिया गया है। बाकी फिगर मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए। यह दे रखा, पूछ रखा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो दरअसल स्क्वायर शोल्डर, फिलेटेड शोल्डर, बीवेल्ड शोल्डर, अंडरकट शोल्डर। शोल्डर क्या होते हैं, तो जब विभिन्न व्यास के चीजें आपस में मिलते, जब पार्ट्स के विभिन्न व्यास आपस में मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं वही शोल्डर कहलाता है ना। जब विभिन्न व्यास के जो पार्ट है उसके विभिन्न डायामीटर, अलग अलग डायामीटर, तो जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं, शोल्डर कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसका डायामीटर अलग है, इसका डायामीटर अलग है, इसका अलग है, तो इसका डायामीटर अलग, इसका अलग, तो ये दोनों डायामीटर जो अलग है, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं यही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, शोल्डर कहलाएगा। वैसे इसमें देखिए इसका डायामीटर अलग है, इसका डायामीटर अलग है। मैंने बोला विभिन्न व्यास के जो हमारे पार्ट है वह जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तो ये अलग डायमीटर वाला, या अलग डायमीटर वाला, दोनों कहां इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं यही वाला पॉइंट इनका क्या कहलाता है, शोल्डर कहलाता है। तो स्क्वायर शोल्डर पहला ऑप्शन दे रखा है। स्क्वायर शोल्डर कौन सा होगा, तो ये फिगर देखिए स्क्वायर शोल्डर का है, क्योंकि इन दोनों को देख रहे हैं, जहां पे दोनों शोल्डर मिल रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन से हो गए, यह दोनों पॉइंट जहां मिल रहे हैं, अलग अलग व्यास के जो विभिन्न व्यास है, दोनों व्यास जहां पे मिल रहे हैं वहां पे कैसा 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यह स्क्वायर शोल्डर कहलाएगा। कौन सा शोल्डर कहलाएगा, स्क्वायर शोल्डर कहलाएगा। इस टाइप पे कटिंग टूल होगा, या आके कटाई करेगा, बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, फिलेटेड शोल्डर क्या होता है, तो देखिए इस टाइप पे, जब वहां पे जो शोल्डर जहां पे मिल रहा हो वहां पे क्या गोलाई में मिले। कैसे मिले, गोलाई में। देखिए इसमें बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे मिल रहा था, यह शार्प 90 डिग्री पे नहीं मिल रहा है। यहाँ जहां पे यह पॉइंट मिल रहा है, यह अलग व्यास का या अलग व्यास पे, दोनों जहां मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, कैसे ऐसे गोलाई में मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी देखिए कैसे मिल रहा है, गोलाई में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कटिंग टूल होता है ना, उसकी एज भी गोलाई में होती है। कटिंग टूल की एज भी कैसी होती है, गोलाई में होती है। तो उसी टाइप से यहाँ गोलाई में बन जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फिलेटेड शोल्डर कहलाता है। ठीक है, बेवेल्ड शोल्डर कौन सा कहलाएगा, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह बेवेल्ड शोल्डर का है। बेवेल्ड शोल्डर में क्या होता है कि जहां दोनों व्यास मिलते हैं वह 30 से 60 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। कितने, 30 से 60 डिग्री के एंगल पे। यहां देख रहे हैं ना, यह अलग व्यास, यह अलग व्यास, दोनों जब मिल रहे हैं तो यह एंगल बन गया 30 से 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो यह 30 से 60 डिग्री पे जब इस तरह से बना होता है तो वह हमारा बेवेल्ड शोल्डर कहलाता है। उसके बाद बारी आती है अंडरकट शोल्डर की। तो अंडरकट शोल्डर देखिए यह वाला है, यह 2 पार्ट है और इनके बीच में अलग से कट, अंडरकट मतलब गहराई में अलग सा कट बन गया है, तो यह अंडरकट शोल्डर कहलाता है। ऐसी इसकी जरूरत कहां पड़ती है, तो जहां पे हमें चूड़ियों को, थ्रेड को जहां क्लियर बनाना हो। जैसे अगर अंडरकट शोल्डर नहीं होता, बाय द वे अगर अंडरकट शोल्डर नहीं होता तो यह पूरा ऐसे सीधा मिला होता है यहाँ से यहाँ तक, और अगर मान लीजिए इस पे हमें थ्रेड काटना होता, तो जो भी कटिंग टूल से आप थ्रेड काटते, तो थ्रेड क्या होता भाई, कटिंग टूल की चौड़ाई भी तो होती है इस तरह से, नुकीला होता चौड़ाई। तो जब यह कटाई करते करते आता तो पूरा किनारे तक थ्रेड नहीं काट पाता ना, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसका पॉइंट यहाँ पे है, यह और चौड़ाई टूल की इतनी है, पता चला यहीं तक आपका करता और या फिर यहाँ टकरा जाता। तो दिक्कत क्या होती है कि एक तो थ्रेड पूरा नहीं बन पाता। जब थ्रेड पूरा नहीं बनता तो इस पे अगर हम मान लीजिए कोई बोल्ट टाइट करते तो वह क्या आता, यहाँ तक पूरा टकराता है, दूसरे पार्ट तक टकराता नहीं, क्योंकि भाई थ्रेड यहीं तक बना हुआ है, तो बोल्ट भी हमारा क्या होता है, यहीं तक टाइट होता है, इसके आगे बढ़ता ही नहीं, तो यहाँ बीच में गैप रह जाता। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हमें क्या करना हो, थ्रेड काटना हो जिस पार्ट पे, तो हमारा जो बोल्ट हम टाइट करें वह दूसरे पार्ट से टकराए, टक्कर में आ सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पार्ट के बीच में हल्का सा अंडरकट, या पूरा बराबर था तो इस पार्थिंग टूल इसे बोल सकते हैं, या अंडरकट टूल बोलते हैं। इसके आगे का हिस्सा क्या होता है,
चौड़ा होता है और पीछे वाला देख रहे हैं पतला होता है। यह रिलीफ एंगल, इसको साइड रिलीफ एंगल भी बोला जाता है कि साइड से रिलीफ दे दिया गया है, इसलिए आगे की कटिंग है जिसकी चौड़ी होती है और बैक साइड में क्या होता है, पतला होता है। दोनों साइडों को घिस करके इसको रिलीफ दिया जाता है, इसलिए इसको साइड रिलीफ एंगल बोलते हैं। इसके पीछे क्या होता है, देखिए भाई आगे चौड़ा हो गया पीछे कम हो गया, तो यह खांचों में फंसता नहीं है। आगे कटाई करेगा पीछे पतला रहेगा, काटते हुए चला जाएगा तो खांचों में फंसेगा नहीं। लेकिन इससे दिक्कत क्या आती है कि भाई आगे चौड़ा पीछे पतला हो गया, इससे थोड़ा कमजोर हो जाता है, इस वजह से टूटने का कारण बनता है। मतलब साइड रिलीफ एंगल देने की वजह से ये खांचों में तो फंसता नहीं है, लेकिन टूटने का कारण जरूर बन जाता है, क्योंकि पीछे इसकी एज क्या होगी, पतला हो गया, टूल कमजोर हो गया। तो इसकी मदद से हमने यहाँ पे अंडरकट बना दिया। अब क्या होगा, अब जिस भी टूल से आप क्या करोगे, थ्रेडिंग करोगे, वो टूल एकदम आराम से यहाँ तक आएगा, कहीं टकराने का डर नहीं रहेगा। मतलब एकदम बिल्कुल लास्ट तक इस पे यहाँ तक आपका क्या होगा, थ्रेड कट जाएगा। यहाँ तक थ्रेड कट जाएगा तो आप कोई नट टाइट करोगे तो क्या होगा, भाई नट के अंदर तो थ्रेड होता है ना, तो नट का थ्रेड आगे बढ़कर के यहाँ तक इस रस्सी से आकर के टकरा जाएगा। भाई नट के अंदर थ्रेड है, आप टाइट करते जाओगे तो जब पूरा चूंकि यहाँ तक थ्रेड है तो वो आगे बढ़ता जाएगा, उसका हिस्सा के यहाँ टकरा जाएगा, आधा थ्रेड इधर आधा नीचे उतर जाएगा। तो इसलिए अंडरकट बनाते हैं जिससे कि थ्रेड पूरी क्लियर बन सके और जो भी यहाँ पे हम बोल्ट टाइट करें, नट टाइट करें, वह क्या हो, आके यहाँ पे टकरा सके, टक्कर में आ सके। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, यह क्या है, अंडरकट फोल्डर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा बड़े पैमाने पर उत्पादन में, ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार की कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन में, जहां हमें उत्पादन ज्यादा करना है, वहां पे हम लोग पूछ रहा है कि कौन सा कटिंग टूल यूज करेंगे। सॉलिड टूल्स, देखिए सॉलिड टूल्स कौन सा है, पहले हम लोग देख लेते हैं सब कौन कौन सा है। सॉलिड टूल यह है, यह क्या होता है, पूरा एक ही भाग में बनाया जाता है, इसलिए सॉलिड टूल बोलते हैं। यह हाई स्पीड स्टील का बना हो सकता है। तो देखिए अब हाई स्पीड स्टील का पूरा इतना बड़ा टुकड़ा हमें इसमें यूज करना पड़ा, हाई स्पीड स्टील का, तो इतना ज्यादा पार्ट हमारा खर्च हुआ ना, तो यह रिजिड मजबूत टूल होता है, क्योंकि पूरा एकदम हाई स्पीड स्टील का पूरा ठोस टुकड़ा है, तो इसलिए इसको हम लोग सॉलिड टूल बोलते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हमारा ज्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि पूरा हम इतना भाग यूज कर लेते हैं टूल। भाई आगे कटाई के लिए तो इतना ही काम आ रहा है ना, बाकी हम लोग सैंक के रूप में भी पूरा हाई स्पीड स्टील यूज के लिए पूरा सॉलिड बना लिए। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्टेड बीट्स विथ होल्डर वाला बनाते हैं। इंसर्टेड बीट विथ होल्डर कौन सा है, तो यह वाला है, इंसर्टेड बीट्स विथ होल्डर। कौन सा फिगर है, यह वाला। इसमें क्या होता है, देखिए यह जो इसका होल्डर है यह अलग मटेरियल का होगा। यह होल्डर है, यहाँ देखिए स्क्वायर वाला, स्क्वायर हेड वाला स्क्रू है, इसको हम लोग खोलेंगे और यहाँ इसके अंदर टूल बीट लगा देंगे। यह जो छोटा सा टुकड़ा टूल बीट का है ना, यह छोटा सा जो टुकड़ा टूल बीट का है, यह हाई स्पीड स्टील का बना होगा बस। अब इससे क्या होगा, अब हमारा टूल सस्ता पड़ जाएगा। कहां हमें इतना पूरा टुकड़ा हाई स्पीड स्टील का बनाना पड़ रहा था, तब महंगा पड़ता। हमने क्या किया, जो कटाई करना, कटाई की जरूरत है तो हमने छोटा टूल ले लिया, हाई स्पीड स्टील का छोटा टुकड़ा ले लिया, जो कटाई करने के लिए हमने एक होल्डर में लगा दिया। होल्डर हमारा नॉर्मल मेटल का है, तो हमारा टूल महंगा नहीं पड़ेगा। सिर्फ हाई स्पीड स्टील इतना यूज हुआ ना, बाकी हमारा जो यह सैंक वगैरह के रूप में था, यह टूल होल्डर कहलाएगा। और यह टूल होल्डर कैसा है, टूल होल्डर हमारा नॉर्मल मेटल का है। तो ये हमारा हो जाता है खर्चा बचाने के लिए हाई स्पीड स्टील का टुकड़ा इसमें यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ज्यादा दृढ़ता नहीं होती है, इसमें मजबूती नहीं होती है, ज्यादा रिजिड टूल नहीं होता, क्योंकि भाई अलग से इसको टुकड़ा इसमें लगाया गया है। ठीक है, अब यह दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद बारी आती है ब्रेज टूल्स और थ्रो अवे टाइप टूल्स। जो ब्रेज टूल है या थ्रो अवे टाइप टूल्स है ना, इसमें हम लोग कार्बाइड की बीट, टंगस्टन कार्बाइड की बीट यूज करते हैं। ब्रेज का मतलब ब्रेजिंग करके जोड़ दिया जाता है, सोल्डरिंग की तरफ ब्रेजिंग होता है ना। किसका, कौन सा टूल यूज होता है, टंगस्टन कार्बाइड की ब्रेजिंग की जाती है। और थ्रो अवे टाइप टूल वाले में भी हम लोग टंगस्टन कार्बाइड वाला यूज करते हैं, इसमें भी कार्बाइड वाला ही टूल यूज करते हैं दोनों में। तो फर्क क्या है, तो देखिए ब्रेज्ड वाला यह है, यह फिगर आपको दिख रहा है, इसका संक नॉर्मल मटेरियल, इसका सैंक जो है नॉर्मल मटेरियल का, यह जो आगे अलग से यह टुकड़ा दिख रहा है ना, यही कटाई का काम करता है। और यह हमारा जो कटाई वाला टुकड़ा रहेगा किसका रहेगा, यही ब्रेज्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ब्रेजिंग के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ब्रेज्ड किया गया है, ब्रेज्ड टिप है इसकी। ठीक है, यह ब्रेज्ड टिप है, किसकी टिप रहेगी, तो ये हमारी टंगस्टन कार्बाइड की टिप रहेगी, या आयताकार वर्गाकार किसी भी आकृति का हो सकता है, उसको बना करके इस पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग के द्वारा यहाँ जोड़ देते हैं, ये हमारा काम करता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा का मतलब है कि जैसे जब ये ब्रेजिंग करके टूल तैयार किया गया, तो अगर मान लीजिए कार्बाइड की टूल आपकी क्या हो, जो आगे टिप लगा हुआ है, टिप थोड़ा बहुत टूट जाए या टिप आपकी टिप की कटिंग एज खराब हो जाए, तो इसको दोबारा ले जाकर के हमें ग्राइंडिंग मशीन पे घिसना पड़ेगा और आपका टाइम खराब होगा। जितनी देर तक आप टूल बनाओगे उतनी देर आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा।
जबकि जो यह वाला है थ्रो अवे टाइप, इसमें भी हमारा कार्बाइड का टूल यूज किया गया है। थ्रो अवे टाइप कौन सा है, तो यह वाला जो फिगर है हमारा थ्रो अवे टाइप टूल वाला है। इसमें भी आगे क्या है, कार्बाइड की ही टूल लगाया गया है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का होल्डर होता है जिसमें हम लोग कार्बाइड के टूल को क्लैंप करते हैं। यह जो कार्बाइड का टूल है यह त्रिभुजाकार आकृति में, आयताकार, वर्गाकार, किसी भी आकृति का हो सकता है। तो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा यूज करते हैं इस क्लैंप में पकड़ करके, और जब हमारा इसका टूल यह खराब होता है ना, कार्बाइड टूल जब हमारा यह खराब होता है तो चूंकि यह क्लैंप के द्वारा तुरंत ढीला करेंगे, इसको निकाल करके फेंक देंगे, दूसरा लगा लेंगे, इसीलिए लिखा हुआ थ्रो अवे टाइप टूल, जिसमें खराब होने पे उसे थ्रो अवे, दूर फेंक दिया जाता है। उसको हम ग्राइंडिंग करके टाइम खराब नहीं करेंगे, इसमें हम अलग से टुकड़ा जो है लगाए रहते हैं, इंसर्टेड किए रहते हैं, क्लैंप के द्वारा टाइट कर देते हैं। जब ये हमारा खराब होता है तो तुरंत इसको खोल के टुकड़ा फेंक करके फिर नया लगा लेते हैं। तो इससे हमारे समय की बचत होती है, तो प्रोडक्शन आपका लगातार चलता रहेगा। इसका मतलब अधिक प्रोडक्शन में कौन यूज आएगा, तो वही पूछा था, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए या मास प्रोडक्शन में तो थ्रो अवे टाइप यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, थ्रो अवे टाइप यूज करते हैं। टूल को लगाया, यूज किया, टूल खराब हुआ, उसको हम लोग दोबारा घिस करके उसका एज बना करके टाइम खराब नहीं करेंगे, तुरंत निकाल करके फेंक देंगे, नया लगा देंगे, इसीलिए थ्रो अवे टाइप कहते हैं कि फेंक देंगे हम निकाल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। देखिए कौन सा ऐसा गेज है जो थ्रेड को चेक करता है। पहला भाई प्लग गेज। प्लग गेज कौन सा, यह वाला है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्लग गेज के बारे में पहले भी गेज आया हुआ था। तो मैं बताया था कि प्लग क्या होता है, प्लग हमारा सॉकेट के अंदर चला जाता है। प्लग कहां चला जाता है, प्लग हमारा सॉकेट के अंदर चला जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्लग गेज है वह आंतरिक माप लेने के लिए, आंतरिक व्यास चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनल डायामीटर, आंतरिक व्यास चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिलर गेज की बात की जाए तो यह जो है हमारा फिलर गेज है। फिलर गेज में हमारे कई सारे अलग अलग इस तरह से ब्लेड रहते हैं और सब पर उसका माप लिखा होता है कि यह जो है 0.5 mm वाला है, 0.10 वाला है या 0.15 वाला है। ठीक है, 0.05 वाला है इस तरह से, या 0.20 वाला, मतलब इस ब्लेड की थिकनेस, मोटाई लिखी गई होती है। फिलर गेज क्या करता है कि इन्हीं दो पार्टों के बीच में, दो पार्ट है ना, उनके बीच में गैप कितना है, क्लियरेंस कितना है, उस गैप को चेक करता है। इसलिए हम लोग फिलर गेज को कहीं कहीं पे थिकनेस गेज भी कहता है, मोटाई गेज भी कहता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें इसकी ब्लेड पे मोटाई लिखा होगा, तो मान लीजिए हमारे पास एक पार्ट यह हो गया, दूसरा पार्ट यह हो गया। अब इन दोनों के बीच में चेक करना गैप कितना है, तो हम इस ब्लेड को इसके अंदर डालते हैं, यह पता चला आसानी से चला गया, यह वाला भी आसानी से चला गया। यह आपका थोड़ा टाइट जा रहा है और यह वाला इसके अंदर जा ही नहीं रहा है, तो यह टाइट जा रहा था, तो हम इस पे लिखा हुआ, हम आप देख लेंगे क्या लिखा है, 0.15। इसका मतलब इन दोनों पार्ट के बीच में जो गैप है वह कितना, 0.15 है। कभी कभी क्या होता है कि एक ब्लेड से काम नहीं चलता, ज्यादा गैप होता है, तो हम 2-3 ब्लेडों को एक साथ मिला करके उसके अंदर डाल सकते हैं। मान लीजिए 3 ब्लेड को हमने इन तीनों को डाला, तब जाकर के हमारी माप आई, फिर निकाल करके हम तीनों ब्लेड पे जो डायमेंशन लिखा हुआ है उनको आपस में जोड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। रेडियस गेज क्या है, तो देखिए रेडियस गेज या फिलेट गेज होता है हमारा, या ये वाला होता है। ठीक है, जो रेडियस गेज जो बाहरी त्रिज्या को चेक करता है, फिलेट मतलब आंतरिक त्रिज्या को चेक करता है। अगर कहीं भी कोई जॉब है हमारा, जैसे यह जॉब है, इस पर यह इस तरह से बाहरी त्रिज्या बन गई, यह जो रेडियस बन गया ना, ये हमारा बाय रेडियस हो गया, तो इसको रेडियस कहते हैं। और मान लीजिए कोई हमारा जॉब इस तरह से है और यहाँ पे क्या अंदर को ऐसे ऐसे त्रिज्या बनेगी, तो ये आंतरिक त्रिज्या होगी, क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या। तो इसको जो चेक करता है उसको फिलेट गेज बोलते हैं। ठीक है, रेडियस गेज, फिलेट गेज। तो हमारा दो टाइप का होता है। देखिए ये जो नीचे वाला है यह भी रेडियस एंड फिलेट गेज ही है। इसमें क्या है, इसमें देखिए आंतरिक को चेक करने के लिए अलग, या कई सारी ब्लेड है, देखिए ये इधर है, और यह क्या है, बाय वाले को चेक करने के लिए इसमें अंदर को खांचा कटा हुआ है। इधर सब कई सारे ब्लेड है, यह सब किसको चेक करेंगे, आंतरिक को करेंगे, तो इसको इंटरनल रेडियस बोलते हैं। और इधर वाला सब जो है बाहरी को चेक करेंगे, इनको एक्सटर्नल रेडियस बोलते हैं। चूंकि यह इस तरह से बना हुआ है तो यह क्या होगा, इस खांचे के अंदर, भाई ऐसे बना हुआ है तो खांचे के अंदर चला जाएगा, तो यह आंतरिक त्रिज्या को लेगा। इसमें अंदर गड्ढा बना हुआ है, इस तरह से अंदर को रेडियस बना हुआ है, और इसमें क्या है, कॉर्नर, भाई कहीं भी हमारा ऐसे कॉर्नर होगा, मान लीजिए यहीं पे है, बाहर को ऐसे त्रिज्या बना हुआ, बाहरी रेडियस, तो बाहरी रेडियस चेक करना है तो फिर यहाँ पे ऐसा जॉब होना चाहिए जिसमें क्या हो, अंदर को ऐसे कटा हुआ हो, तभी तो इसके ऊपर चढ़ेगा। तो जिसके अंदर कटा है वो बाहरी चेक करेगा, जिसके बाहर को उभरा हुआ है वो आंतरिक त्रिज्या को चेक करेगा। तो इस तरह से आते हैं। और एक जो इस टाइप वाला भी आता है, दोनों वही है, दोनों रेडियस गेज ही, हमें ध्यान देना। इसमें क्या होता है, एक ही ब्लेड में दोनों दिया होता है। देखिए यहाँ पे यह वाला ऐसे बना देता है, फिर यहाँ ऐसे बना देता है, तो यह वाला क्या होगा, यह वाला जो हिस्सा बना हुआ है
यह इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो मतलब यह बाय को चेक करेगा तो यह एक्सटर्नल चेक करता है, और इधर जो यह रेडियस बना हुआ है यह इसके अंदर चला जाता है। तो इंटरनल मतलब एक ही ब्लेड में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को चेक करने का जुगाड़ दिया गया होता है। तो ये हमारा रेडियस गेज होता है जो आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को चेक किया जाता है रेडियस गेज की मदद से। लास्ट है हमारा क्या, स्क्रू पेज गेज। तो किसी में भी देखिए थ्रेड का नाम ही नहीं आया, किसी में चूड़ी या थ्रेड का नाम ही नहीं आया, लास्ट में देखिए स्क्रू पेज गेज है। आप समझ रहे हैं स्क्रू है तो थ्रेड आएगा, सीधी सी बात है। तो यह वाला फिगर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं कि कई सारे ब्लेड हैं, सब पे अलग अलग थ्रेड कटा हुआ और सब पे उनका पिच लिखा गया है। इस पे 4.5 लिखा हुआ है, इस पे 4.0 लिखा हुआ है, इस पे 3.5 लिखा हुआ है, इस पे 3.0 लिखा हुआ है। मतलब हर एक कई सारी ब्लेड है, सब पे अलग अलग टाइप की थ्रेड कटी हुई है, और सब पे जो साइज लिखा है यह थ्रेड की पिच को लिखा हुआ है। पिच क्या होता है, तो कोई भी जो थ्रेड कटा होता है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो सीधी दूरी होती है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो इसमें लिखा है 3, 3.5, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी अगर हमारे किसी स्क्रू पे थ्रेड कटा हुआ है, 3 ब्लेड को इस पे लगाएंगे, जो थ्रेड बिल्कुल सही इसके साथ मैच कर जाएगी उस थ्रेड पे हम देख लेंगे क्या लिखा, 3 लिखा है, इसका मतलब इसका 3 mm वाला पिच है, तो इसका भी पिच कितना होगा, 3 mm होगा। मतलब थ्रेड को कंपेयर इस स्क्रू पेज गेज की मदद से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है। क्रेस्ट से रूट तक की, देखिए यह एक थ्रेड कटा हुआ भाग मैंने ले रखा है। क्रेस्ट का मतलब शिखर होता है, रूट का मतलब जड़ होता है। अगर आप इंग्लिश का हिंदी जानते होंगे तब भी आप समझ जाएंगे। क्रेस्ट का मतलब शिखर और रूट का मतलब जड़। तो यह जो थ्रेड में सबसे ऊंचा वाला भाग कौन सा है, जहां थ्रेड बन रही है तो सबसे ऊंचा वाला भाग यह है। तो जो सबसे ऊंचा भाग होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा। और यह जो गहराई वाला सबसे भाग होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। क्लियर। बात किया क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी, तो देखिए यह हमारा क्रेस्ट हो गया, यह हमारा रूट हो गया। तो यह क्रेस्ट हो गया और यह रूट हो गया। क्रेस्ट से रूट तक की जो ऊर्ध्वाधर दूरी यह क्या है, तो यही हमारा होता है डेप्थ, मतलब थ्रेड की गहराई होती है। सिंगल डेप्थ ऑफ थ्रेड मतलब एक साइड थ्रेड की गहराई है। आई बात समझ में। क्रेस्ट से लेकर के रूट तक की जो सीधी दूरी है या ऊर्ध्वाधर दूरी है यही हमारा क्या है, डेप्थ है, गहराई है। यही पूछा भी था क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्लैंक क्या है, तो देखिए जो यह क्रेस्ट हो गया हमारा, यह रूट हो गया, यह क्रेस्ट हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला रूट हो गया। क्रेस्ट से रूट को मिलाने वाली है जो लाइन है यही हमारा क्या कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है। क्या कहलाएगा, फ्लैंक कहलाएगा। तो फ्लैंक भी क्लियर हो गया। लीड क्या है, तो जब हम लोग इस बोल्ट को एक चक्कर घुमाएंगे, आप नट या बोल्ट को जब एक चक्कर घुमाते हैं तो वह जितनी दूरी तय करता है वही उसका क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। एक चक्कर घुमाने पे वह कितनी दूरी आगे चला वही उसका लीड कहलाता है। ठीक है, पिच पता चली गया। एक थ्रेड से, यहां देखिए एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो सीधी दूरी होती है ये हमारा क्या होता है, पिच होता है। यहां देखिए बनाया हुआ, क्रेस्ट हो गया, रूट हो गया। ठीक है, हेलिक्स एंगल, तो देखिए हेलिक्स द्वारा पिच व्यास पर लंब डाल दीजिए। हेलिक्स द्वारा क्या कीजिए, पिच व्यास पर लंब डाल दीजिए। तो यह जो हमारा एंगल तैयार होता है यही एंगल हमारा क्या कहलाता है, यही वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, हेलिक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, माइनर डाया क्या है, तो रूट से रूट तक, देखिए रूट नीचे वाला है, इधर भी रूट नीचे वाला होगा, तो रूट से लेकर के रूट तक की ये जो डायामीटर होता है यही हमारा क्या होता है, माइनर डाया होता है। मेजर डाया का मतलब दोनों साइड क्रेस्ट ले लीजिए, इधर क्रेस्ट यहां हो गया, इधर वाला क्रेस्ट यहां हो गया, तो दोनों क्रेस्ट के बीच की ये जो बड़ी वाली दूरी होती है, बड़ा वाला डाया होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मेजर डाया कहलाता है। चलिए सारी चीजें हो गई, यहाँ पे डेप्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है बाहरी सूत्रण, बाहरी थ्रेडिंग M16 × 2.0 के लिए ब्लैंक साइज होगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक साइज होगा, ब्लैंक नहीं होगा, ब्लैंक साइज होगा। ब्लैंक साइज का मतलब है जैसे अगर आपको किसी पार्ट में थ्रेड काटना, आपके पास नॉर्मल रॉड हो, ठीक है, उस पर थ्रेड काटना, तो ये बता रहा कि थ्रेड काटने से पहले जो रॉड होगी वो किस साइज का चाहिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मुझे थ्रेड काटना है M16 × 2.0 का, यह थ्रेड वाला साइज होता है ना, मेजर डाया होता है ना थ्रेड का जो साइज है, और यह क्या हमारा पिच है कि जो थ्रेड काटेंगे उसका पिच कितना होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि यह वाली थ्रेड हमें काटनी है, तो अगर यह थ्रेड आपको काटना है तो यह कह रहा है अगर इस साइज का आपको थ्रेड बनाना है तो आप जो रॉड लोगे या बोल्ट लोगे जो बिना थ्रेड वाला है, तो वह किस साइज का लोगे कि इस साइज का हमारा थ्रेड कट जाए उस पे, यह पूछ रहा है। ब्लैंक डायमीटर का क्या मतलब हो गया कि वह रॉड जो बिल्कुल प्लेन हो, जिसपे हमें इस साइज का थ्रेड काटना, तो इस साइज का थ्रेड काटने के लिए हम किस साइज का ब्लैंक रॉड लेंगे या कोई बिना थ्रेड कटा हुआ रॉड लेंगे, वो किस साइज का होगा जिससे कि उस पर इस साइज का थ्रेड काटा जा सके।
आई होगी बात समझ में। तो यहाँ ब्लैंक साइज की बात कर रहा है, ब्लैंक साइज बराबर हमें एक फार्मूला अगर आपको मैंने पहले ही बताया याद होगा तो बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। ब्लैंक साइज इज इक्वल टू कैपिटल डी मान लीजिए स्मॉल डी माइनस पी अपॉन 10, बस यही फार्मूला है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्मॉल डी क्या है आपका, तो थ्रेड ऑफ बोल्ट है, नहीं डायमीटर ऑफ बोल्ट, सॉरी डायामीटर ऑफ बोल्ट, मतलब जिस बोल्ट पे अभी थ्रेड नहीं कटा है उसका व्यास की बात कर रहा है, ठीक है। डायमीटर ऑफ बोल्ट जिसपे हमें थ्रेड काटना, सॉरी जो थ्रेड काटना है 16 है ना, तो जो थ्रेड काटने के बाद हमारा होगा तो उसका डायमीटर ऑफ बोल्ट। पी क्या है हमारा, यह थ्रेड का पिच है, क्या है यह, पी का मतलब पिच, थ्रेड का पिच है, ठीक है। इस डी को कहीं कहीं पे थ्रेड साइज भी लिखता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट कहिए या फिर कहीं कहीं पे थ्रेड साइज भी बोलता है, क्या बोलता है, थ्रेड साइज, क्योंकि यही थ्रेड साइज दिया हुआ है ना, ठीक है। तो एक तो यह हो गया, या दूसरा इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इस फार्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए इसको लिख सकते हो कैपिटल डी ब्लैंक साइज इज इक्वल टू स्मॉल डी माइनस 0.1 इंटू पी, भाई पी बटे 10 कहिए या कहिए 1/10 इंटू पी, एक ही बात है, एक में 10 से भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा इंटू पी, तो 0.1 इंटू पी लिखिए या 1/10 इंटू पी लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो वही चीज में बताया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखता है कि यह जो है थ्रेड का साइज ब्लैंक डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, थ्रेड का साइज, क्योंकि डी क्या है हमारा, थ्रेड का साइज है, माइनस 0.1 इंटू पी क्या है, थ्रेड का पिच है, थ्रेड का पिच। कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए तो यह भी वही चीज है, गलत नहीं समझना कि अरे यार ये क्या आ गया, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा हुआ क्या था हमारे पास, M16 इंटू 2.0, यह क्या है, यह हमारा पिच है, यह हमारा पिच है, और यह 16 क्या है हमारा, तो 16 जो है हमारा, यह हमारा थ्रेड का साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, डी की जगह क्या रख लेंगे, 16 थ्रेड का साइज, माइनस पी की जगह पिच दे रखा है 2/10, उसी फार्मूले में रख दिया हमने। अब 16 माइनस दशमलव यहाँ पे क्या होगा, 0.2 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे, एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15.8 mm। अरे बात समझ में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। या तो अगर इस फार्मूले पे भी रखते तो क्या होता, थ्रेड का साइज 16 दे रखा है, 16 माइनस 0.1 इंटू थ्रेड का पिच कितना था, 2 mm था, तो 2 क्या हो जाएगा, 16 माइनस इसका गुणा करेंगे 0.2 बराबर 15.8। देखें दोनों एक ही चीज है, चाहे वैसे चाहे ऐसे, जो भी समझ में आए बस आंसर निकाल लेना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। स्क्रू जैक की बात कर रहा है, स्क्रू जैक जो कि भार वगैरह को उठाने के लिए यूज किया जाता है ना, तो स्क्रू जैक में हम लोग कौन सी थ्रेड यूज करते हैं, तो स्क्रू जैक में स्क्वायर थ्रेड यूज की जाती है। कौन सी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड यूज की जाती है स्क्रू जैक हो, चाहे हमारा वाइस का हैंडल हो, वाइस के हैंडल में भी जो है, हैंडल या स्पिंडल कह लीजिए, वाइस के स्पिंडल में भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड ही होता है, ठीक है। या फिर लेथ मशीन में जो क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड में भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। उसके अलावा जो कंपाउंड स्लाइड होता है या टॉप स्लाइड कह लीजिए, कंपाउंड स्लाइड में भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है, इसका एंगल जो है 90 डिग्री होता है। जबकि नकल थ्रेड का जो एंगल होता है वह 0 डिग्री रहता है, या अर्धव्यास के रूप में इसकी आकृति ऐसे ऐसे बनी होती है नकल थ्रेड वाली, ठीक है, अर्धव्यास की आकृति बनी होती है, इसका एंगल 0 डिग्री रहता है। इसका यूज क्या होता है, तो रेलवे कैरेज में, ठीक है, रेलवे कैरेज की कपलिंग में, रेलवे कैरियज की कपलिंग में, मतलब जब रेलवे के डब्बे आपस में जोड़े जाते हैं ना, तो वहां कपलिंग में जो थ्रेड यूज होती है वो नकल थ्रेड यूज की जाती है, जहां रेलवे कैरेज की कपलिंग वगैरह की जाती है। आई बात समझ में, रेलवे कैरेज के कपलिंग में हम लोग कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, तो नकल थ्रेड यूज करते हैं। एकमी थ्रेड कहाँ है, तो यह जो एकमी थ्रेड हमारा यूज होता है ना, या हाफ नट वाला होगा, या फिर सबसे मेन तो है लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में, या फिर जो हाफ नट होते हैं, जो हाफ नट हमारे तेजी से खुलते हैं और जुड़ते हैं, कुछ वाइसों में हाफ नट लगे होते हैं, उसमें भी हमारा एकमी थ्रेड कटा होता है। इसका जो एंगल रहता है हमारा 29 डिग्री होता है।
बाकी वी थ्रेड तो हमारा जो मतलब बीएसपी थ्रेड है आपका, है ना, बीएसएफ बीएसपी, यह सब जो थ्रेड होती है ना, बीएसएफ हो गया, बीए थ्रेड हो गया, बीएसपी थ्रेड हो गया, यह सब हमारा इसके अंतर्गत आती है, वी थ्रेड के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। छोटी स्क्रू वगैरह पे ज्यादातर वही बीए थ्रेड वगैरह जो कटी होती है, स्क्रू वगैरह पे जो थ्रेड काटे जाते हैं वो यही होते हैं, वी थ्रेड होते हैं। अगला यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए एक लेथ मशीन का डायग्राम दिखाया गया है और पूछ रहा है कि यक्ष से चिन्हित भाग हुआ, इस वाले पार्ट को पूछ रहा है, किसको? इसको पूछ रहा है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग सारे पार्ट के नाम देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूं। इधर यह जो गियर बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, इसको चेंज करने के लिए ये जो होता है चेंज गियर बॉक्स होता है ना, चेंज गियर बॉक्स यूनिट होती है यह, ठीक है। यह दोनों साइड क्या है, यह दोनों हमारे लेग हैं, इसके क्या है, लेग है, पैर है। यह जो होता है यह ट्रे होता है जिसमें चिप्स वगैरह कट करके गिरते हैं, ट्रे हो गया, ठीक है। और इधर वाला हिस्सा जो होता है लेथ मशीन के सामने आप खड़े हो जाइए, बाएं हाथ के साइड जो हिस्सा होता है वह हेड स्टॉक और दाहिने साइड वाला टेल स्टॉक, मतलब यह हमारा क्या है, टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक है। और इधर वाला क्या है, हेड स्टॉक है। कोई भी लेथ मशीन हो, आप लेथ मशीन के सामने खड़े हो जाइए, उसकी तरफ मुंह करके, लेथ मशीन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाइए, फेस करके खड़े हो जाइए। आपके बाएं हाथ साइड हमेशा हेड स्टॉक आएगा और दाहिने साइड हमेशा टेल स्टॉक आएगा, ठीक है। उसके बाद यह पूरा हिस्सा जो है हमारा कैरियज वाला है भाई, यह पूरा क्या है हमारा कैरियज है। सबसे ऊपर इसमें क्या लगा है, टूल पोस्ट लगा है, टूल पोस्ट है। इसमें यह वाला जो है हमारा टॉप स्लाइड कह सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड, टॉप स्लाइड बोलिए या कंपाउंड स्लाइड बोलिए, कंपाउंड स्लाइड बोलिए, ठीक है। उसके बाद यह वाला जो है हैंडल हमारा लगा हुआ है, यह क्रॉस स्लाइड वाला है। कौन सा है, क्रॉस स्लाइड वाला है, ठीक है। यह हमारा एप्रन है, यह क्या एप्रन है। और यहाँ पे यह वाला हमारा जो यह वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, एक क्रॉस स्लाइड वाला है। और इसमें हमें वो नहीं दिख रहा है, सैडल नहीं दिख रहा, ठीक है। यह वाला हिस्सा क्या है, तो यह हमारा एप्रन वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, यह हमारा एप्रन है। चलिए इतना हो गया। अब इधर दो रॉड दिख रहे हैं, देखिए यह जो उस पर थ्रेड कटा हुआ जिस वाले पे ऊपर, यह हमारा लीड स्क्रू होता है, जिसपे थ्रेड कटा होता है लीड स्क्रू होता है। इसका लीड स्क्रू का यूज किया जाता है किसी भी जॉब पे थ्रेड काटने के लिए। किसी भी जॉब पर जब थ्रेड काटना होता है तो हम लोग लीड स्क्रू का यूज करते हैं। जब नॉर्मल टर्निंग वगैरह फेसिंग वगैरह ऑपरेशन करना होता है तो फीड सॉफ्ट का करते हैं। तो ऊपर या जिस पर थ्रेड कटा है लीड स्क्रू, जो नीचे नॉर्मल रॉड है इसको फीड रॉड या फीड सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। और आपका बेड कौन सा है, तो देखिए यही जो लीड स्क्रू फीड रॉड यह सब जिस पार्ट पे लगा हुआ है ना, यह जो आपको पार्ट दिख रहा है, यह सब जो हमारा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से, यह जो यहाँ पे है ये सब, यह पूरा इतना वाला जो हिस्सा है ना, यही सब हमारा, यही हिस्सा क्या है, यह पूरा हिस्सा हमारा बेड वाला है। कौन सा हिस्सा है, बेड वाला है। ये सारे हो गए क्लियर, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछ रखा था, यह हमारा क्या फीड सॉफ्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फीड सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है। देखिए ये जो सारे पार्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये पीछे के पार्ट में हो रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम खराब हम लोग नहीं करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है भाई, लीड स्क्रू है, इस पे थ्रेड कटा हुआ है, लीड स्क्रू, लीड स्क्रू, इस पे थ्रेड नहीं कटा है, नॉर्मल है। फीड सॉफ्ट क्या होगा हमारा, यहाँ फीड सॉफ्ट होगा। बाकी ये हमारा एप्रन वाला हिस्सा है, एप्रन हो गया। इसके अलावा यह जो होगा क्रॉस में जाता है, ये हमारा, तो यह क्या है हमारा क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड। इसके ऊपर जस्ट यह जो है यही हमारा 360, मैंने पहले बताया भी था इसको, यह जो है हमारा यह पार्ट क्या है, यह वृत्ताकार आकृति में यह 360 डिग्री में पूरा रोटेट कर सकता है, 0 से 360 डिग्री में रोटेट करता है। और इसको हम लोग कंपाउंड रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड रेस्ट, जिसपे कंपाउंड रहता है इसलिए कंपाउंड रेस्ट। इसके ऊपर जस्ट यह है, इसको हम लोग टॉप स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, टॉप स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं, कंपाउंड स्लाइड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी यह क्या है, तो ये देखिए यह चाकृति जो है हमारी इसकी, यही हमारा क्या है, यह पार्ट हमारा सैडल है, सैडल है। और यह जो बोल्ट दिखा रखा है यह हमारा क्या है, तो सैडल लॉक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ठीक है। बाकी क्रॉस स्लाइड हो गया हमारा, कंपाउंड रेस्ट हो गया, टॉप स्लाइड हो गया, और यह हमारा टूल पोस्ट है सबसे ऊपर। तो ये लगभग मैंने आपको धीरे धीरे सारे पार्ट्स के नाम इसमें बता दिए हैं। तो कौन 0 से 360 डिग्री तक घूम सकता है, तो 360 डिग्री तक घूम सकता है हमारा कंपाउंड रेस्ट। पूछा भी है कि कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है, 360 डिग्री तक घूम सकता है।
ठीक है। तो कंपाउंड रेस्ट वाला, और हम लोग देखिए कोशिश भी करते हैं कि ये जो क्रॉस स्लाइड है ना, कंपाउंड रेस्ट को हम लोग उस एंगल पे सेट करते हैं, इस हिसाब से सेट करते हैं कि जो हमारा इसके ऊपर टॉप स्लाइड है या कंपाउंड स्लाइड है वह क्रॉस स्लाइड के लंबवत रहे। कंपाउंड रेस्ट को हम लोग ज्यादातर साधारणतः स्थिति में, जैसे हम लोग इसको किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं, जो ऊपर ये टॉप स्लाइड है ना, तो कंपाउंड रेस्ट की मदद से हम लोग किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली साधारणतः हम लोग कैसे लगाते हैं, तो साधारणतः हम लोग इस तरह से रखते हैं कि जो कंपाउंड स्लाइड हो हमारा या टॉप स्लाइड हो, यह हमारा क्रॉस स्लाइड के लंबवत रहे, इस हिसाब से कंपाउंड रेस्ट को सेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। लंबी जॉब हो तो उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए पहला फेस प्लेट है, तो फेस प्लेट का लंबी जॉब से कोई मतलब नहीं है। यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह फेस प्लेट है, यह जो है ना फेस प्लेट है। फेस प्लेट में देखिए इस तरह से स्लॉट कटे होते हैं कई सारे। फेस प्लेट में क्या होते हैं, कई सारे स्लॉट कटे होते हैं, और इस स्लॉट कटे हुए जॉब पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे फेस प्लेट पे कोई भी जबड़ा नहीं होता, कोई जॉ नहीं होता, तो जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट पे कोई भी जबड़ा या जॉ नहीं होता है, इसीलिए फेस प्लेट पे हम लोग जो जॉब को पकड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए बोल्ट क्लैंप वगैरह की, एंगल प्लेट वगैरह की जरूरत पड़ती है। एंगल प्लेट बोल्ट क्लैंप की मदद से हम लोग जॉब को फेस प्लेट पे पकड़ते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग अनियमित आकृति की जॉब को पकड़ सकते हैं, जिसको जाव वाले जबड़े वाले चक में नहीं पकड़ा जा सकता। यहाँ पे फेस प्लेट आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए यह नीचे जो है ना, यह एंगल प्लेट है, ये दिख रहा है ऐसे 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा एंगल प्लेट है। क्या है, एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट की मदद से यहाँ पे एंगल प्लेट पे जॉब, और जॉब को यहाँ पे पकड़ा गया है, किस पे, एंगल प्लेट में देखिए बोल्ट लगा करके फेस प्लेट पे पकड़ा गया है। तो जब हम लोग किसी फेस प्लेट पे एक साइड ऐसे एंगल प्लेट लगा के जॉब पकड़ लेंगे तो इसका बैलेंसिंग खराब हो जाएगा। व्हील जब घूमेगा तो उसका बैलेंसिंग खराब हो जाएगा, वो दोलन करेगा, तो बैलेंसिंग खराब हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि इसके बियरिंग पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग जब खराब हो जाता है एक तरह अनियमित आकृति की जॉब पकड़ने से, तो बैलेंसिंग सही करने के लिए जितना वेट इधर पड़ा हुआ है इसके बराबर वेट इसकी विपरीत साइड में लगा देते हैं। देख रहे हैं यहाँ भी खाली, ऐसे जैसे यहाँ स्लॉट कटा ऐसे सब खाली स्लॉट यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर हमने इसके बराबर का एक अलग से वेट लगा दिया, बोल्ट के द्वारा यहाँ वेट लगा करके टाइट कर दिया। इस वेट को हम लोग काउंटर वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर वेट बोलते हैं। इस वेट को बैलेंसिंग करने के लिए, व्हील को बैलेंसिंग करने के लिए जो जॉब हमारा लगाया गया उसके बराबर का उसके विपरीत साइड में हम लोग वेट लगा देते हैं, जिसे काउंटर वेट बोला जाता है। ठीक है, स्टडी रेस्ट क्या है, देखिए डॉग कैरियर है, डेड सेंटर है। स्टडी रेस्ट, तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है यह स्टडी रेस्ट है। स्टडी रेस्ट कहां यूज किया जाता है, तो जब हमारे जॉब की लंबाई क्या हो जाए, जॉब की लंबाई उसके व्यास से 10 गुना या उससे अधिक हो। जॉब की लंबाई कितनी हो, जॉब की लंबाई जॉब के व्यास से 10 गुना या उससे अधिक लंबाई हो, तब हम वहां पे स्टडी रेस्ट या फिर फॉलोअर रेस्ट का यूज करते हैं। दोनों रेस्ट यूज किए जाते हैं हमारे में, स्टडी रेस्ट और फॉलोअर रेस्ट। ठीक है, बस फर्क है कि जो स्टडी रेस्ट है हमारा, यह लेथ मशीन के बेड पर लगाया जाता है, मतलब जहां टेल स्टार लगाते हैं ना, उसको हटा करके उस बेडवे पे हम लोग किसको लगा देते हैं, स्टडी रेस्ट को लगा देते हैं। जबकि जो हमारा फॉलोअर रेस्ट है, जिसे ट्रेवलर रेस्ट भी बोलते हैं, उसको हम लोग सैडल पर लगाते हैं। कहां लगाते हैं, सैडल पर लगाते हैं। वह कैरियज के साथ आगे पीछे मूव करता है, इसीलिए उसको फॉलोअर रेस्ट या ट्रेवलर रेस्ट भी बोलते हैं। उसमें जो होता है, जो उसमें भी 3 जॉ टाइप के बने रहेंगे ना, तो वह तीनों जॉ जो उसके होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, किसमें, फॉलोअर रेस्ट या ट्रेवलर रेस्ट में। जबकि स्टडी रेस्ट में जो तीनों जॉ रहते हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पे, देख रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, टोटल 360 होगा। तो इन दोनों के बीच में जो होगा 120 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में भी 120, मतलब तीनों के बीच में 120 से 120 डिग्री का एंगल रहता है। तो ये हमारा होगा क्या, स्टडी रेस्ट। और इसके बीच में देखिए दिखाया गया कि बेलनाकार जॉब को पकड़ा गया है, इस तरह से लेथ मशीन पे पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसको कब पकड़ते हैं, जब आपकी जॉब की लंबाई क्या हो, उसके व्यास से 10 गुना या उससे अधिक जब लंबाई हो जाए, तब हम लोग इस स्टडी रेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक और इससे फायदा है कि जैसे दूसरी साइड हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जॉब पकड़ा गया और इस साइड हमने टेल स्टैक लगा रखा है। टेल स्टैक लगाया है तो टेल स्टैक जॉब का सपोर्ट प्रदान कर रहा है। आप कहोगे भाई टेल स्टैक से लंबी जॉब को टेल स्टैक में जो डेड सेंटर लगा हुआ है इसकी मदद से भी तो सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि अगर मान लीजिए आप मुझे इस जॉब के इस वाले फेस पर फेसिंग करना हो, फेसिंग का मतलब इस वाले सिरे को, आखिरी सिरे को बिल्कुल समतल बनाना हो, बराबर बनाना हो। फिशिंग अगर हम इस पे करना चाहेंगे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा टेल स्टैक लगा हुआ। या अगर हम इस जॉब के इस वाले सिरे पे ड्रिल करना चाहें
तो वो अभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट देख रहे हैं, ऐसे खोखला है, जॉब आर पार निकल जाएगा, मतलब स्टडी रेस्ट यहाँ पे लग जाएगा और जॉब का दूसरा हिस्सा स्टडी रेस्ट से उस साइड बाहर निकल जाएगा। मतलब हम लोग स्टडी रेस्ट लगाने के बाद जॉब के इस सिरे को फेसिंग भी कर सकते हैं और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए स्टडी रेस्ट यूज किया जाता है। अब समझ में आया होगा क्यों हम लोग टेल स्टॉक नहीं यूज कर रहे हैं, स्टडी रेस्ट यूज कर रहे हैं, अब समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या भाई, मुख्य खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट कौन प्रदान कर रहा है, स्टडी रेस्ट प्रदान कर रहा है, तो इसको सही कर लेंगे। ठीक है, डॉग कैरियर टेल स्टॉक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एक ही दिया, दोनों नहीं देगा, स्टडी रेस्ट और टेल स्टॉक दोनों नहीं देगा, क्योंकि दोनों लंबी जॉब को सपोर्ट प्रदान करते हैं, इसलिए एक ही ऑप्शन दिया स्टडी रेस्ट। डॉग कैरियर क्या होता है, देखिए डॉग कैरियर हमारा जो है यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये डॉग कैरियर का है। किसका है, डॉग कैरियर का। जहां हमारा लेथ मशीन पे चक नहीं लगा होता है, फेस प्लेट वगैरह लगे होते हैं ना, जहां पे हमें क्या दो सेंटरों के, क्या कह लीजिए दो सेंटरों के मध्य जब हमें जॉब को रोटेट कराना हो, दो सेंटरों के मध्य जब हमें जॉब को रोटेट कराना हो, तो वहां पे डॉग कैरियर की जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग लेथ कैरियज या डॉग कैरियर भी बोलते हैं। लेथ कैरियज भी बोला जाता है, डॉग कैरियर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लेथ कैरियज भी बोलते हैं, लेथ कैरियज या फिर डॉग कैरियर। कैरियज नहीं, कैरियर बोलेंगे, लेथ कैरियर बोलेंगे। ठीक है, लेथ कैरियर या फिर डॉग कैरियर। इसमें देखिए क्या करता है, तो जॉब को पकड़ के, मैंने बताया ना जब जॉब को दो सेंटरों के मध्य पकड़ा गया हो तो उसे रोटेट कराने के लिए, जैसे यहाँ फिगर में देखिए इधर हमने क्या किया, जॉब यहाँ पे चक नहीं है तो यहाँ पे ये देखिए क्या लगाया गया, तो ये कैच प्लेट है। क्या है, कैच प्लेट लगाते हैं या फिर फेस प्लेट कह लीजिए, तो यह कैच प्लेट है, यह कैच प्लेट है। कैच प्लेट के अलावा हमारा ड्राइविंग प्लेट भी आती है। ड्राइविंग प्लेट नॉर्मल इस तरह से रहती है, तो इसमें एक हमारा इस तरह से स्टड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो हमारा ड्राइविंग प्लेट होती है, कैच प्लेट है क्योंकि इसमें देखिए ऐसे स्लॉट कटा हुआ है। तो यह जो हमारा लेथ कैरियर है, डॉग कैरियर है, स्ट्रेट टेल वाला, यह सीधा है ना, बेंट टेल वाला भी होता है। बेंट टेल वाले में क्या होता है, यह वाला हिस्सा ऐसे आगे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। जब ये मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा तो बेंट टेल बोलेगा, जब ऐसे सीधा है तो स्ट्रेट टेल बोला जाएगा। तो ये स्ट्रेट टेल वाला है। और इसमें जो दिखाया गया देखिए बेंट टेल है, इसमें जो कि यह कैरियर यहाँ लगा हुआ है जॉब को पकड़ करके और यहाँ मुड़ा हुआ है और वो कैच प्लेट के स्लॉट में चला गया है। तो क्या होगा, देखिए पहले क्या है, इधर हमारा टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक के सेंटर से सपोर्ट दिया गया है और इधर भी सेंटर लगा हुआ है, दोनों सेंटरों के मध्य में सपोर्ट दिया गया है राउंड जॉब को। तो जब सेंटरों के मध्य में सपोर्ट दिया गया तो राउंड जॉब हमारा घूमेगा नहीं, तो इस पर टर्निंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो इस राउंड जॉब को घुमाने के लिए हमने क्या किया, इस जॉब को, यह जो जॉब था इस तरह से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डॉग कैरियर या लेथ कैरियर में पकड़ दिया। लेथ कैरियर में पकड़ने के बाद क्योंकि बेंट टेल वाला रहेगा तो कैच प्लेट रहेगा, तो पकड़ने के बाद हमने क्या किया, देखिए अभी इसका बेंट टेल मुड़ा हुआ टेल इसके अंदर चला गया। अब यह जॉब को यहाँ बोल्ट की मदद से पकड़ रखा है और ये इसके अंदर है, तो जब यह कैच प्लेट घूमेगा तो यह घूमेगा तो इसके साथ इसको घुमाएगा, किसको, डॉग कैरियर को। डॉग कैरियर घूमेगा तो बोल्ट की मदद से जॉब को दबा रखा है तो जॉब को भी घुमाएगा। तो इस तरह से जहां पे हमारा चक नहीं होता है, कैच प्लेट या ड्राइविंग प्लेट यूज की जाती है, वहां पर हम लोग जॉब को रोटेट कराने के लिए, जब दो सेंटरों के मध्य जॉब को पकड़ा जाएगा तो जॉब को रोटेट कराने के लिए यह लेथ कैरियर या डॉग कैरियर यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन डेड सेंटर है, तो देखिए डेड सेंटर भी क्या है हमारा, यह है। इधर वाला क्या है, इधर वाला मशीन के साथ घूमता है तो लाइफ सेंटर बोलते हैं। इधर जो सेंटर लगा होगा हेड स्टॉक के साइड, क्योंकि अब मशीन जब चलेगा तो उस स्पिंडल के साथ इधर सेंटर घूमेगा तो चलेगा तो जिंदा है मतलब लाइफ सेंटर। और इधर क्या होता है, टेल स्टॉक हमारा फिक्स रहता है, इसमें इधर कोई घूमने वाला पार्ट, रोटेट करने वाला पार्ट नहीं है। तो इसलिए टेल स्टॉक में यह जो सेंटर निकला हुआ है ना, यह जो सेंटर है टेल स्टॉक के साइड, इसको डेड सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड सेंटर बोलते हैं। और जो हमारा हेड स्टॉक के साइड सेंटर लगा होता है उसको हम लोग लाइफ सेंटर बोलते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि तीन जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या, इसको पूछ रखा है कि यह क्या नाम है। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें 3 जा और 4 जा चक वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा हम लोग यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। यह हमारा क्या है, यह इंटरनल जा है। क्या है, इंटरनल जॉ है। इसका यूज किया जाता है खोखले जॉब को पकड़ने के लिए। किसके लिए, खोखले जॉब को पकड़ने के लिए, हॉलो जॉब, खोखले जॉब को पकड़ने के लिए इंटरनल। और ये जो बाहर है इसको हम एक्सटर्नल जॉब कहते हैं। तो 3 जाचक में यही होता है ना, इंटरनल जा एक्सटर्नल जा दोनों अलग अलग आते हैं, जबकि 4 जाचक में एक ही जा होता है, उसको हम लोग रिवर्स करके लगा सकते हैं खोखले जॉब पकड़ने के लिए। तो इसलिए उसमें जो 4 जाचक होता है उसमें उस जॉब को रिवर्सेबल जॉब बोला जाता है, कि रिवर्स किया जा सकता है उसको, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, और पार्ट के नाम देखते हैं। अगर इसको नॉर्मल पूछता तो यह बॉडी कहलाता,
क्या कहलाता? बॉडी कहलाता। यह पीछे वाला जो पतला वाला पार्ट है इसको पूछता तो यह बैक प्लेट कहलाता। बैक प्लेट कहलाता। बैक प्लेट में क्या होता है? अंदर इसमें टेपर होल उसी सब जैसे स्पिंडल पे लेथ मशीन के हेड स्टैक साइड स्पिंडल पे जो टेपर नोज होती है ना, उसी तरह का टेपर इसमें भी कटा होता है जिससे इसको चढ़ाया जा सके उसके ऊपर। और यहाँ पर यह जो होता है की सॉकेट कहलाता है, इसमें की को लगाया जाता है, यह की सॉकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? की सॉकेट विथ बीवेल गियर पिनियन। बीवेल गियर पिनियन, क्योंकि ये देखिए सॉकेट है और इसके साथ है बीवेल गियर का, बीवेल गियर है और गियर छोटा गियर है तो इसलिए इसको पिनियन बोलते हैं। और ये जो दांते कटे हुए पार्ट दिख रहे हैं हम लोग इसको क्राउन व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन व्हील। हालांकि ये सब पहले भी हो चुका है, हम लोग को बता रखा है मैंने। और यहाँ पे जो स्पाइरल थ्रेड कटी हुई वृत्ताकार प्लेट होती है ना, इस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल प्लेट। स्क्रॉल प्लेट। और यह जो है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है चक की। मतलब चक को घुमाने के लिए, जॉ को घुमाने के लिए की होता है, चक की, इसमें लगा करके इसको घुमाते हैं। ठीक है, सारे पार्ट के नाम लगभग हो गए होंगे। बॉडी, एक्सटर्नल जॉ, इंटरनल जॉ, बैक प्लेट। ठीक है, पूछा किसको था? इसको पूछा था क्या इंटरनल जॉ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इंटरनल जॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है थ्री जबड़ा चक का दोष क्या है? थ्रीजा चक का दोष क्या है? थ्रीजा चक क्या है? तो अभी हमने देख लिया, ये हमारा थ्रीजा चक है। इसमें तीनों जबड़े एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं इस स्पाइरल थ्रेड कटी हुई वृत्ताकार प्लेट की वजह से, स्क्रॉल प्लेट की वजह से। ठीक है, पीछे वाले पार्ट में मैंने डिटेल में पूरा बताया था, तो दोबारा नहीं देखेंगे, पिछले वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, तब आपका थ्रीजा और फोरजा चक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पिछला पार्ट देख करके फिर इसको देखिए, तभी मजा आएगा। तो थ्रीजा जबड़ा चक का दोष क्या कह रहा है? कि काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। थ्रीजा चक को सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, क्योंकि इसके तीनों जा एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, हमें सेंटर करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप जॉब को सेंटर में कर लेता है। तो इस वजह से काम जो होता है, जो जॉब होता है, उसको आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। तो यह तो इसका फायदा है ना, लाभ है ना, दोष थोड़े है। यहाँ पे पूछा है दोष क्या है, यह तो अच्छी बात है, वो अपने आप आसानी से काम हमारा बन जा रहा है, आसानी से जॉब अगर उसमें सेंटर में हो जा रही है तो ये तो उसका लाभ हुआ, ना कि दोष। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ कह रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल जा आर अवेलेबल, किसमें आंतरिक और बाहरी जबड़े उपलब्ध है। यह भी इसका कोई दोष थोड़े हुआ भाई, आपके थ्रीजा चक में इंटरनल और एक्सटर्नल जाओ आपको दोनों मिल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, तो ये दोष कहां से हुआ। अगला कह रहा है कि बेलनाकार और हेक्सागोनल जाप की विस्तृत रेंज पकड़ी जा सकती है। मतलब बेलनाकार जाप को हम पकड़ सकते हैं, प्लस हेक्सागोनल का मतलब है तीन से विभाजित होने वाली जो भी संख्या होगी, तीन से विभाजित होने वाली जो भी संख्या होगी, उस आकृति की जाप को हम लोग पकड़ सकते हैं। जैसे हेक्सागोनल हो गया, 6 भुजाओं वाला हो गया, 3 भुजाओं वाला हो जाए, 9 भुजाओं वाला हो जाए, तो उनको हम लोग पकड़ सकते हैं आसानी से। तो कह रहा है बेलनाकार और हेक्सागोनल जाप की विस्तृत रेंज पकड़ी जा सकती है। तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, कि विस्तृत आप हेक्सागोनल का और इसका जो विस्तृत वाइड रेंज एक पकड़ पा रहे हैं, तो यह तो इसका फायदा हुआ। यह दोस्त कहां से? लास्ट में एक्यूरेसी डिक्रीज, सटीकता कम हो जाती है। यह ऑप्शन सही होगा कि यही थ्रीजा चक का दोष है। थ्रीजा चक का क्या दोष है? थ्रीजा चक का दोष है कि एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इसमें जबड़े अपने आप एक साथ आते जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत हो, अगर हम जाप के रनआउट में हो, तो हम ऐसा नहीं कि किसी एक जबड़े को अपने से सेट करके उसको सही कर पाए। जो भी करेगी मशीन अपने आप करेगी, आप अपने हिसाब से सही नहीं। जबकि फोरजा चक में चारों जबड़े अलग अलग आते हैं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट जा कहते हैं, इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं, क्योंकि उसके चारों जबड़े स्वतंत्र है, तो हम उसमें अपने हिसाब से एक्यूरेसी सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चारों जबड़े आगे पीछे करके। लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। इसकी एक्यूरेसी कम होती है, थ्रीजा चक की फोरजा चक की अपेक्षा एक्यूरेसी कम होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि यही थ्रीजा चक का दोष है। अगला कह रहा है पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। देखिए जो लेथ मशीन होती है उसमें जो कटिंग टूल यूज करते हैं हम लोग ना, ज्यादातर देखिए मीडियम कार्बन वाला तो नहीं, यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड ये सब यूज करते हैं। तो जो हाई कार्बन स्टील होता है ना, हाई कार्बन स्टील हम जो यूज करते हैं लेथ मशीन में, यह कितने टेम्परेचर तक यूज किए जा सकते हैं? तो इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हैं। मतलब 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक अपना काम करेगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इसकी कटिंग एज गर्म होकर मुड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील का। और यह जो है ज्यादा स्पीड पर इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। इसको जो होता है 10 से 12 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से
ज्यादा स्पीड पे नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। जबकि हाई स्पीड स्टील की बात करें तो यह जो होता है ना, इसका वर्किंग टेम्परेचर जो होता है, वर्किंग टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये 600 डिग्री सेल्सियस तक यूज किया जा सकता है। कितना, 600 डिग्री सेल्सियस के तक। और इसकी जो स्पीड होगी यह इसकी अपेक्षा, इसकी हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा, हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा 2 से 3 गुनी अधिक स्पीड पे यूज किया जा सकता है। 2 से 3 गुनी अधिक स्पीड पे, अधिक स्पीड पर, ठीक है। हाई स्पीड स्टील को एक चीज और इसमें होता है कि जब हम लोग हाई स्पीड स्टील को ना, जब हम लोग हाई स्पीड स्टील को क्या करते हैं, उधर ही लिख दे रहा हूं, जब हम लोग हाई स्पीड स्टील को गर्म करें, क्या करें, हाई स्पीड स्टील को गर्म किया जाए और गर्म करके उसको नॉर्मल हवा में छोड़ देंगे तो वह स्टील क्या होती है, हार्ड हो जाती है। हाई स्पीड स्टील को गर्म करके नॉर्मल जब वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह स्टील हार्ड हो जाती है और उस स्टील को एयर स्टील बोलते हैं। कई बार ये पूछ लेता है कि अगर स्टील को गर्म करके, हाई स्पीड स्टील को गर्म करके हवा में छोड़ दिया जाए तो वह स्टील कौन सी स्टील कहलाती है, एयर स्टील कहलाती है। उसके बाद बारी आएगी किसकी, कार्बाइड वाले की। किसकी बारी आएगी भाई, कार्बाइड की आएगी। कार्बाइड में क्या होता है ना, हम लोग इसमें टंगस्टन, टिटेनियम या टेंटलम को कार्बन के साथ मिश्रित करके सिंटरिंग विधि से बनाते हैं। कार्बाइड टूल को क्या करते हैं, टंगस्टन, टिटेनियम या टेंटलम के साथ कार्बन के साथ मिश्रित करके सिंटरिंग विधि से बनाते हैं। सिंटरिंग करके बनाते हैं और इस प्रोसेस को पाउडर मेट्रोलॉजी बोलते हैं। पाउडर मेट्रोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज एक और कि जो टंगस्टन कार्बाइड है इसका वर्किंग टेम्परेचर जो रहता है, वर्किंग टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। और यह हाई स्पीड स्टील से 4 से 6 गुनी अधिक स्पीड पर काम कर सकती है। 4 से 6 गुनी अधिक स्पीड, 4 से 6 गुनी अधिक स्पीड पर काम कर सकती है। आई बात समझ में, ये सारी क्वालिटी किसकी है, कार्बाइड की है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा था, पाउडर मेट्रोलॉजी के द्वारा, मेटलर्जी के द्वारा किसको बना सकते हैं, तो पाउडर मेट्रोलॉजी के द्वारा किसको बना रहे थे हम लोग, कार्बाइड को बना रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टूल का कौन सा कोड ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। भाई कौन सा है जो ग्रूव में फंसने से रोकता है। देखिए ये मैं अभी पीछे क्वेश्चन आया था आज ही की वीडियो में, तो मैंने बताया था अभी आपको कि कौन सा कोड होता है जो ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने के कारण भी बनता है। देखिए साइड रेक एंगल का फिगर ये है। साइड रेक एंगल में क्या होता है, जब हमारा एंगल जो था क्या, लंबाई में, टूल की लंबाई में जब हम लोग स्लोप को टॉप के, इसके मतलब टूल के टॉप पे हम लोग जब लंबाई में स्लोप को देख रहे थे तो हमारा टॉप रेक एंगल वगैरह कहला रहा था। क्या कहला रहा था, बैक रेक एंगल, टॉप रेक एंगल। भाई पीछे को झुकाव था तो फिर हमारा पॉजिटिव रेक एंगल, जब पीछे से आगे को स्लोप था तो हमारा नेगेटिव रेक एंगल था। लेकिन जब साइड में हो, टूल की चौड़ाई में देखते हैं, वो लंबाई में था, जब टूल की चौड़ाई में हो, टूल की चौड़ाई में कटिंग एज की क्या, इधर साइड में जो स्लोप हो, देख रहे हैं ना भाई, ऐसे टेपर है, ऐसे नहीं है, ऐसे टेपर है, मतलब इधर ऊपर है और उधर नीचे है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे बराबर है, पर इधर जाते जाते क्या दिखा रहा है, इतना गैप दिखा रहा है, इतना गैप होगा क्योंकि उधर को स्लोप है। तो यह वाला जो हमारा स्लोप होता है, साइड वाला जो स्लोप होता है, उसी को हम लोग साइड रेक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड रेक एंगल। उसके अलावा साइड क्लियरेंस एंगल, तो साइड में जो क्लियरेंस होगा, इस वाले फिगर में देखिए साइड, देखिए मेन ये फ्रंट वाला हो गया, तो फ्रंट कटिंग एज, तो फ्रंट में अगर लेंगे तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल,
साइड कटिंग एज है, यह वाला साइड कटिंग एज है। तो यह भी क्या है, ऊपर हमारा चौड़ा होगा और नीचे को टेपर होता जाता है, नीचे पतला होता जाता है। तो अगर हम यहाँ से क्या साइड कटिंग एज से बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर लाइन खींच दे और ये जो साइड वाला हमारा टेपर में उस पर से लाइन खींच दे, तो इनके बीच में जो ये एंगल आता है हमारा, यही क्या होता है, साइड क्लियरेंस एंगल। भाई जो हमारे साइड में ऊपर कटिंग है, जो वहां से सीधे परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए और फिर जो टेपर है, हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया और हमारी ये सरफेस क्या है, सरफेस ऑलरेडी ऐसे टेपर है, सरफेस ऊपर चौड़ी है, नीचे नीचे को टेपर है। तो यहाँ पे क्या एक एंगल मिल जाएगा हमें और वही क्या कहलाता है, साइड क्लियरेंस एंगल कहलाता है। लीप एंगल, तो देखिए जॉब के जो हमारा जो टूल है हमारा, टूल का फेस, ऊपर वाला हिस्सा फेस कहलाता है, फेस, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है। जहां से चिप्स टकरा करके निकलता है वही फेस होता है हमारा। तो यह फेस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फ्लैंक हो गया। तो फेस और फ्लैंक के बीच जो एंगल होता है, फेस और फ्लैंक के बीच जो हमारा एंगल होता है, इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप एंगल। क्या बोलते हैं, लीप एंगल। ये हमारा कटिंग टूल था, जैसे ये कटिंग टूल है, ठीक है, इसका फ्लैंक कहलाएगा या फेस कहलाएगा। तो फेस और फ्लैंक के बीच जो एंगल होता है वो हमारा कटिंग एंगल, तो लीप एंगल कहलाता है। लीप एंगल का मान जितना ज्यादा टूल उतना मजबूत, लीप एंगल का मान जितना कम टूल उतना कमजोर। तो अगर मटेरियल हार्ड मटेरियल की हमें क्या करना है, हार्ड मटेरियल को काटना है, तो लीप एंगल का मान अधिक रहेगा, सॉफ्ट मटेरियल तो लीप एंगल का मान कम रहेगा। क्लियरेंस एंगल क्या है, तो जहां पे हमारे यहाँ जो आपको कटाई की जा रही थी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए और फ्लैंक, इनके बीच जो एंगल रहता है यही हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल को गामा से दिखाते हैं। और टूल के फेस से और जो टूल का सैंक उसके समांतर लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, टूल के फेस और उसके सैंक के पैरेलल लाइन खींचने पे यह जो एंगल बनता है, यह वाला एंगल है, ये एंगल हमारा क्या होता है, रेक एंगल होता है, जिसे हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बचा क्या, साइड रिलीफ एंगल। तो देखिए यह तो रिलीफ एंगल वाला यहाँ में फिगर मिल गया। साइड रिलीफ एंगल का फिगर देखिए यह वाला है। साइड रिलीफ एंगल में देखिए कि मैंने आपको बताया था, जब हमारा टूल क्या हो, अंडर कट वाला या फिर पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ का मतलब दो भागों में जब बांटना हो, तो किसी भी बेलनाकार जाप को जब दो भागों में बांटना होता, तो मैंने आपको बताया था जब हमारा कटिंग टूल उसके सेंटर पे पहुंचेगा तभी वो दो भागों में कट जाएगा, क्योंकि हमारा जॉब गोल गोल घूमता है ना। तो जब हम कटिंग टूल लेकर के आएंगे, अगर इतना ऐसा इधर काटेंगे तो राउंड राउंड घूम रहा है, तो इतना इधर भी कट जाएगा। जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ आ जाएगा, जब हम इसके सेंटर पे पहुंचेंगे तभी जॉब क्या होगा, कट करके हमारा अलग हो जाता है। तो यह हमारा किस में है, यह बात कर रहे हैं हम लोग साइड रिलीफ एंगल की। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टिंग ऑफ वाला टूल होता है या फिर जो हमारा अंडर कट के लिए टूल यूज किया जाता है, तो उसमें देखिए यहाँ पे जो टूल यूज किया गया, इसके आगे कटिंग एज चौड़ी रहती है और पीछे क्या होता है, पीछे देखिए कितना पतला है। आगे कटिंग एज चौड़ी, पीछे पतली, दोनों साइडों को घिस करके हम लोग पीछे पतला कर देते हैं। इसलिए करते हैं कि आगे जब यह खांचे में कटाई करे तो पीछे वाला हिस्सा इस खांचे में फंसे ना, पीछे वाला हिस्सा टूल का खांचे में फंसे ना, इसलिए आगे कटिंग एज चौड़ा और पीछे वाला हिस्सा दोनों साइड से घिस करके पतला कर देते हैं। इसी को हम लोग साइड रिलीफ एंगल कहते हैं। यह 2 डिग्री से के लगभग रहता है ना, उससे वो नहीं होना चाहिए। और यह पीछे का हिस्सा क्या होता है, कमजोर हो जाता है, जिस वजह से यह टूटने का कारण बनता है। तो ये पूछ रहा टूल का कौन सा कोड ग्रूव में फंसने से रोकता है, टूटने के कारण बनता है। देखिए जो दोनों साइड से हमने साइड घिस करके साइड रिलीफ दे दिया एंगल इसमें, तो उससे यह खांचे में फंसने से बच गया, लेकिन उसी वजह से यह टूल कमजोर भी हो गया पीछे के साइड, तो वही टूटने का भी कारण बना और वही फंसने से बचाने का भी कारण बना। कौन, साइड रिलीफ एंगल। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि टूल की फेसिंग करते समय, यहाँ पे मैं फिगर लेना भूल गया हूं, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं देख लेता हूँ, शायद मिल जाएगा तो उसको लगा दो, ज्यादा आसान समझ में आएगा। चलिए अब ठीक है, फिगर छूट गया था, मैंने फिगर लगा दिया दोबारा से, अब ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा था यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है टूल को, कटिंग टूल को, ठीक है, नहीं किया जाता तो क्या दोष उत्पन्न होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोष क्या उत्पन्न होगा, मैंने ये चीज आपको वैसे ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। मैं क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि देखिए कॉन्वेक्स फेस कब बनेगा, कॉन्वेक्स का मतलब है उत्तल फेस। तो यह वाला जो फिगर है हमारा उत्तल फेस वाला है। इसमें देखिए ट्राई स्क्वायर है, क्या है, ट्राई स्क्वायर है, या हमारा ट्राई स्क्वायर से हम लोग, यह जॉब है हमारा, तो जॉब के फेस को चेक करेंगे, जॉब का फेस बिल्कुल प्लेन है कि नहीं। तो ट्राई स्क्वायर लगाया है हमने, तो देख रहे हैं कि दोनों साइड गैप आ रहा है। यह इस तरह से कुछ बनी हुई आकृति दिख रही है, ऐसे उभरी हुई उत्तल टाइप की। तो यह किस वजह से बना होगा, तो यह मैंने आपको बताया था कि उत्तल फेस किस वजह से बनता है, कैरिएज लॉक ना होने के कारण। लेथ मशीन में कैरिएज का लॉक ना होना, कैरिएज का लॉक ना होना, या फिर कह लीजिए कटिंग टूल की एज ब्लंट होना मतलब कुंद है। इन दोनों केसेस में क्या होता है भाई, अगर आप
यहाँ से आपने क्रॉस स्लाइड चलाया, कैरियर लॉक नहीं, क्रॉस स्लाइड आप लगा करके यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हो, इसकी फेसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका कैरियर लॉक नहीं, तो कैरियर जैसे पीछे हटने लगेगा जैसे प्रेशर बनेगा। तो यहाँ से ऐसे करना शुरू करो, पीछे हटता जाएगा, तो ऐसे ऐसे आकृति आप सेंटर तक पहुंचोगे, तो जैसी आकृति इधर वैसी आकृति इधर बन जाएगी, तो इस तरह से उत्तल फेस बन जाएगा जब कैरियर लॉक ना होगा और कटिंग टूल की एज ब्लंट हो। इन दोनों केस में होता है। कॉनकेव फेस कब बनता है, अवतल फेस, तो देखिए अवतल का मतलब गड्ढा टाइप को बन जाता है, यह वाला है। इसमें देख रहे हैं हमने ट्राई स्क्वायर को लगाया, ट्राई स्क्वायर को हमने जब लगा करके यहाँ पे जॉब के साथ चेक किया, तो जॉब की आकृति कैसी दिख रही है, तो किनारे किनारे तो चिपका हुआ, बीच में खाली स्थान दिख रहा है, ऐसे उभरा हुआ सा खाली स्थान बीच में दिख रहा है ना, यह जॉब की आकृति है हमारी। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि इस टाइप से आकृति बन रही थी, यह किस वजह से बनी होगी, तो यह तब बनता है जब हमारा जो कटिंग टूल क्या हो, कटिंग जो हमारा टूल पोस्ट में टूल ढीला हो, क्या हो, टूल पोस्ट में टूल ढीला बधा हो, टूल क्या हो, ढीला बधा हो, या लंबाई अधिक बाहर निकली हो, या टूल की लंबाई अधिक बाहर निकली हो, इन दोनों केस में होता है। ठीक है, अब क्या आया बारी, पिप लेफ्ट इन द सेंटर, पिप छोड़ देता है सेंटर में, यह वाला जो फिगर है उसका है जो पिप छोड़ देता। ट्राई स्क्वायर हमने लगाया और हम देख रहे हैं कि इस जॉब के बीच का हिस्सा कट फेसिंग हुआ ही नहीं है, पूरा का पूरा वैसे ही छूट गया। यह कब होता है, तो मैंने आपको बताया था जब हमारा कटिंग टूल क्या हो, सेंटर में नहीं होगा। भाई कटिंग टूल जॉब के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, अगर ऊपर या नीचे रहेगा तो जितना ऊपर नीचे रहेगा, मान लीजिए सेंटर से या इतना नीचे है तो जितना नीचे छोड़ेगा उतना ही ऊपर, दोनों साइड छोड़ेगा ना, दोनों साइड उतना ही मटेरियल छूट जाएगा, वो कटाई ही नहीं कर पाएगा। तो उसी को बोलते हैं कि केंद्र में पिप छोड़ दिया। कब, जब हमारा कटिंग टूल जो है सेंटर में नहीं है, जॉब के सेंटर में नहीं है। वही क्वेश्चन पूछा था, यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता, अगर हम सही से सेंटर पे बिल्कुल सेट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, केंद्र में पिप छोड़ देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह वाला हालत हो जाएगी। ठीक है, तो यह किस वजह से होता है, जब हम सही सेंटर पे सेट ना कर पाए टूल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है काटने की गति की इकाई क्या है। देखिए काटने की गति आपको फॉर्मूला याद होगा, v इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000, हमने पहले भी बात किया था, मीटर प्रति मिनट। ये फार्मूला पहले भी आ चुका है। काटने की स्पीड, ये कटिंग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड होती है। कितना आ गया हमारा, पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। यह कब होता है, जब हमें डी का मान, डी का मतलब जो व्यास होता है, डी का मान क्या हो, डी का मान, जब डी का मान mm में दिया हो, mm में दिया हो, mm में दिया हो, तब यह होता है। ठीक है, और अगर है क्या हो, डी का मान इंच में दिया हो, डी का मान इंच में दिया हो, किसमें दिया हो, इंच में दिया हो, तब क्या होगा, तब हमारा फार्मूला हो जाता है कटिंग स्पीड v इक्वल टू पाई डी एन अपान 12 फुट प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ नॉर्मल पूछा है, डी का मान इंच में, जब भी नॉर्मल पूछ दे, किसी का नाम ना लेके, इंच इंच का कुछ नाम नहीं ले रहा, नॉर्मल पूछे तो हम हमेशा मीटर प्रति मिनट वाला सही करेंगे। तो m का मतलब मीटर है, m का मतलब क्या, मीटर प्रति मिनट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, वो 12 कहां से आ रहा है, इसमें 1000 कहां से आ रहा है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए अगर नॉर्मल आप लेते, एन का मतलब चक्कर प्रति मिनट होता, और डी का मान किस में दिया है, डी का मान mm में है ना, तो हमारा फार्मूला में क्या आता, हमारा फार्मूला आता v इक्वल टू पाई डी एन, एन का मतलब चक्कर प्रति मिनट, तो प्रति मिनट तो आ गया फार्मूला में, और डी mm है तो डी का मान mm में है और ये चक्कर प्रति मिनट है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, mm प्रति मिनट हो जाते हैं। v इक्वल टू पाई डी एन mm प्रति मिनट, लेकिन हमारे पास मात्रक क्या है, मीटर प्रति मिनट है, मतलब mm की जगह हमें मीटर चाहिए। आपको मालूम है एक मीटर में क्या होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 mm होता है। क्या होता है, 1000 mm होता है। तो अगर मैं mm की जगह मीटर, मुझे लिखना मीटर प्रति मिनट चाहिए ना, तो mm की जगह अगर मैं मीटर लिखना चाहूं तो 1 mm में क्या हो जाएगा, इधर 1000, 1 मीटर में 1000 mm है, तो 1 mm में क्या होगा, तो 1 mm में आपका होगा, 1 mm में इधर आ जाएगा 1/1000 मीटर हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो mm को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/1000 का गुणा करेंगे, तो पाई डी एन, mm की जगह मुझे मीटर लिखना है, mm की जगह मुझे मीटर लिखना है, तो 1/1000 मीटर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1/1000 मीटर प्रति मिनट। आई बात समझ में, तो यहीं से आ जाता है आपको क्या,
पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। 1000 कहां से आया, समझ में आया? तो इसलिए फार्मूले में पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट हो जाता है। वही हालत वहां उसकी भी है, जो आपका क्या फुट वाला दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए फुट वाले में क्या होता है, आपका फार्मूला ये है फुट प्रति मिनट, लेकिन आपका मान क्या दिया, डी का मान इंच में है, तो उस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, उस हिसाब से तो आपका v इक्वल टू पाई डी एन का मान चक्कर प्रति मिनट होता है, तो और यहाँ इंच था तो आपको मान आ जाना चाहिए पाई डी एन इंच प्रति मिनट। क्या आ जाता, पाई डी एन इंच प्रति मिनट, लेकिन मुझे चाहिए फुट प्रति मिनट में। मुझे मालूम है एक फुट में 12 इंच, एक फुट में क्या होता है 12 इंच होता है, तो मुझे क्या लिखना है, इंच की जगह फुट लिखना है, इंच की जगह क्या लिखना है, फुट लिखना है। तो इंच की जगह फुट लिखना चाह रहा हूं तो 1 इंच में क्या होगा, तो 1 इंच में आपका क्या होगा 1/12 फुट होगा। भाई इधर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, 1/12 फुट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए v इज इक्वल टू पाई डी एन, इंच की जगह मुझे फुट लिखना है तो इंटू 1/12 फुट प्रति मिनट। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या देगा, v इज इक्वल टू पाई डी एन अपान 12 फुट प्रति मिनट। समझ में आया होगा कहां से 12 आया, कहां से 1000 आया, ये दोनों मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आपको लग रहा हो कमेंट करके बिल्कुल आप सच्चाई के साथ बता सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।